अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सॉर्प्शन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉर्प्शन क्या होती हैं, सॉर्प्शन की कितनी टाइप्स है और बायो रेमेडिएशन पे सॉर्प्शन का क्या इफ़ेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम में हो रहे हो, उस प्रोसेस को हम सॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन ये दो सॉर्प्शन की टाइप्स हैं। पहले हम इन दोनों टाइप्स को समझते हैं, फिर हम दोबारा से डेफिनेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि फिर हमें सॉर्प्शन की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। पहले हम एड्जॉर्प्शन देखते हैं। एड्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस के साथ, वो सरफेस लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, उसके साथ आके वो अट्रैक्ट होता है और वहाँ पे रिटेन करता है, वहाँ पे उसको रिटेंशन मिलती है, वहाँ पे आके वो अटैच हो जाता है उस सरफेस के साथ। तो उस प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब इस प्रोसेस में कोई भी मॉलिक्यूल बाहर से आके किसी भी सरफेस के साथ अट्रैक्ट होता है और वहाँ पे एडहेयर करता है, वहाँ पे वो आउटर सरफेस पे रहता है, तो वो प्रोसेस एड्जॉर्प्शन होता है। बेसिकली एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल सरफेस के साथ अट्रैक्ट होंगे या फिर रिटेन होगी, उनकी कंसंट्रेशन बल्क के मुकाबले में एक्सटर्नल सरफेस में ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा आउटर सरफेस में होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये एक सरफेस है, यहाँ पे ये इसकी एक्सटर्नल पार्ट है जो कि इसकी आउटर सरफेस है, और ये इंटरनल बल्क पार्ट है जो कि इसकी अंदर वाली सरफेस है। तो एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल सरफेस के साथ अट्रैक्ट होंगे या फिर उन पे रिटेन होंगे, वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, वो ज़्यादा आउटसाइड जो एरिया होगा सरफेस का, वहाँ पे जाके वो अटैच होंगे। इंटरनल सरफेस में उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होगी, वो ज़्यादा आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन की समझ आ गई है कि एड्जॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस के साथ अट्रैक्ट होते हैं या फिर रिटेन होते हैं, और वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में एक्सटर्नल सरफेस में, आउटर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद एड्जॉर्प्शन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। ये क्या होता है अब हम ये देखते हैं। तो एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि इस प्रोसेस में कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस के साथ अट्रैक्ट होते हैं या फिर रिटेन होते हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं बेसिकली वो हमारे पास एड्जॉर्बेट है, और जिस सरफेस के साथ, जिस सब्सटेंस के साथ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो एड्जॉर्बेंट है। जैसे कि इस डायग्राम में ये हमारे पास सरफेस है, ये सॉलिड या फिर लिक्विड सरफेस हो सकती है, और ये हमारे पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड या फिर गैसियस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स बेसिकली एड्जॉर्बेट है, और ये जिस सरफेस के साथ अट्रैक्ट है, जहाँ पे ये अटैच है, ये एड्जॉर्बेंट है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एड्जॉर्बेट इज़ अ मॉलिकुलर सरफेस विच एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये एक ऐसा मॉलिकुलर सरफेस है जो किसी और सब्सटेंस की सरफेस पे जाके जमा हो जाता है, और वो कौन सा सब्सटेंस है, वो हमारे पास है एड्जॉर्बेंट। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपरली इस प्रोसेस का पता चल जाए। तो ये हमारे पास एक सरफेस है जिसको हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं। ये कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड सरफेस होगी, और यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है जो इन सरफेस के साथ अट्रैक्ट है, इनके साथ अटैच है, ये हमारे पास एड्जॉर्बेट है। एड्जॉर्बेट कोई भी गैसियस या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे। तो एड्जॉर्बेट में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये किसी भी सरफेस के साथ जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और एड्जॉर्बेंट में क्या होगा, एड्जॉर्बेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसकी सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होती है। एड्जॉर्प्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एड्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस के साथ जाके अट्रैक्ट होते हैं या फिर रिटेन होते हैं, और उनकी जो ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है वो एक्सटर्नल सरफेस में होती है देन इन द बल्क। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस में फुली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब इसमें जो सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस में एंटर हो जाते हैं और उनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एड्जॉर्प्शन में हमने क्या देखा था, उसमें जो मॉलिक्यूल थे वो सरफेस के साथ अट्रैक्ट होते हैं, और उनमें उनके जो एक्सटर्नल सरफेस है वहाँ पे वो रिटेन करते हैं। वो सब्सटेंस में एंटर नहीं होते, उनमें वो एब्जॉर्ब नहीं होते, बस उनके जो एक्सटर्नल सरफेस है वहाँ जाके वो रिटेन हो जाते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल है वो सब्सटेंस में एंटर होंगे, और उनके जो थ्रू आउट जो बल्क है उनके साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उनमें प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जज्ब हो जाएंगे।
तो जैसे एड्जॉर्प्शन में हमने देखा था कि उनमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही थी, जो कि थी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। इसी तरह एब्जॉर्प्शन में भी दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जो कि होंगी एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इसमें जो एब्जॉर्बेट होंगे वो एब्जॉर्बेंट में एंटर हो जाएंगे, उनमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये जो मॉलिक्यूल होंगे वो सरफेस में फुली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनके बल्क के साथ। लेकिन एड्जॉर्प्शन में हमने क्या देखा था कि एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेट थे वो एड्जॉर्बेंट में एंटर नहीं हुए थे, वो सिर्फ उनके एक्सटर्नल सरफेस के साथ जाके अटैच हो गए थे, उधर जाके उन्होंने रिटेन किया था। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एब्जॉर्बेट क्या है, एब्जॉर्बेट वो गैशियस मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल है जो एब्जॉर्बेंट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनमें वो एंटर हो जाते हैं। और एब्जॉर्बेंट क्या है, एब्जॉर्बेंट ऐसे सॉलिड या फिर लिक्विड सरफेस है जिसमें एब्जॉर्बेंट एंटर हो जाते हैं और इनके बल के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को समझ लिया है। अब सॉर्प्शन की डेफिनेशन की तरफ दोबारा जाने से पहले हम डीसॉर्प्शन को देखते हैं कि डीसॉर्प्शन क्या होता है। तो डीसॉर्प्शन में डी के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब है रिमूव करना। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एड्जॉर्ब सरफेस में से जो एड्जॉर्ब सब्सटेंस है उसको रिमूव करेंगे, तो वो प्रोसेस हमारे पास होगा डीसॉर्प्शन। जैसे एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो एड्जॉर्बेट थे वो एड्जॉर्बेंट के साथ जाके अटैच हो गए थे, तो उस प्रोसेस में एड्जॉर्बेंट में से जो एड्जॉर्बेट थे, एड्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल थे उनको रिमूव करने के प्रोसेस को हम डीसॉर्प्शन कहते हैं। तो बेसिकली डीसॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन से इन्वर्स होता है। एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एड्जॉर्बेट होते हैं वो एड्जॉर्बेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे रिटेन करते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं। लेकिन जो डीसॉर्प्शन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, इसमें हम जो एड्जॉर्बेट होते हैं उनको एड्जॉर्बेंट से रिमूव करते हैं। जो मॉलिक्यूल सरफेस के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, बेसिकली हम उसको रिमूव करते हैं और उस प्रोसेस को हम डीसॉर्प्शन का प्रोसेस कहते हैं। अब हम दोबारा सॉर्प्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली सेम टाइम में हो रहे होते हैं। इसमें जो एब्जॉर्प्शन है उसमें हमने क्या देखा था कि उसके जो एब्जॉर्बेट थे वो एब्जॉर्बेंट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनमें एंटर हो जाते हैं और उनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और एड्जॉर्प्शन में हमने क्या देखा था, एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेट थे वो एड्जॉर्बेंट के एक्सटर्नल सरफेस पे रिटेन करते हैं, वो उनके अंदर एंटर नहीं होते और ना उनके साथ एब्जॉर्ब होते हैं, वो बस उनकी आउटर सरफेस पे रिटेन करते हैं। तो चूँकि सॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल सरफेस की एक्सटर्नल सरफेस पे रिटेन भी करेंगे और उनके अंदर एंटर भी होंगे और उनमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल हैं उनको हम सॉर्बेट कहते हैं और ये जिस सरफेस के साथ जाके रिटेन करते हैं और जिनमें एब्जॉर्ब होते हैं उन्हें हम सॉर्बेंट कहेंगे। तो ये हमारे पास सॉर्प्शन का प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि सॉर्प्शन बायोरेमिडिएशन में क्या रोल प्ले करती है। सॉर्प्शन बायोरेमिडिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे हम कंटामिनेटेड साइट को क्लीन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सॉर्प्शन की रोल की बात करें तो इसका बायोरेमिडिएशन में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रोल होता है। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे। जिस तरह के सर्कमस्टांसिस होंगे उसी तरह से सॉर्प्शन अपना रोल प्ले करेगा। अगर हम सॉर्प्शन के पॉजिटिव साइड की बात करें, उनके पॉजिटिव रोल को देखें, तो सॉर्प्शन से हम कंटामिनेंट्स को किसी स्पेसिफिक एरिया में ले जा सकते हैं। सॉर्प्शन हमारे लिए हेल्पफुल होता है किसी भी कंटामिनेंट्स को, पोल्यूटेंट को एक स्पेसिफिक एरिया में ले जाने के लिए, जिससे फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए उन कंटामिनेंट्स को टारगेट करना, उनको डिग्रेड करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया में कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर जब उन जगह पे प्रेजेंट होंगे तो उनके लिए उन कंटामिनेंट्स को कम करना, उनको डिग्रेड करना ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक्टिवेटेड कार्बन में सॉर्प्शन एक ऐसा जोन बना सकता है जहाँ पे कंटामिनेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ईजिली असेसिबल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कंटामिनेंट को असेस करना ईजी हो जाता है। अगर हम मज़ीद देखें तो सॉर्प्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ऐसी सरफेस प्रोवाइड करती है जिसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच हो जाते हैं और वहाँ पे उनकी ग्रोथ हो रही होती है, जैसे कि बायोफिल्म में। बायोफिल्म में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सरफेस के साथ अटैच होती है और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही होती है। तो इसी तरह सॉर्प्शन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक सरफेस प्रोवाइड कर सकती है।
इस प्रोसेस में हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, इसमें हम बायोरेमिडिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। बायोरेमिडिएशन का प्रोसेस क्या है? बायोरेमिडिएशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके अपने इन्वायरमेंट में जो कंटेमिनेटेड साइट्स है वहाँ से पोल्यूटेंट्स को, कंटेमिनेंट्स को और हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉर्प्शन का क्या रोल है बायोरेमिडिएशन में। सॉर्प्शन को हम किस तरह से यूज़ करके बायोरेमिडिएशन के प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सॉर्प्शन की क्या एबिलिटी है कि ये एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब सेम टाइम में कर लेता है। तो इस तरह हम सॉर्प्शन को यूज़ करके किस तरह अपनी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसी चीज़ें, ऐसे इन्वायरमेंट या ऐसी सरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनके लिए ईजी होगा कंटेमिनेंट्स को टारगेट करने के लिए और उनको डिग्रेड करने के लिए। फिर अगर हम सॉर्प्शन की नेगेटिव साइड को देखें तो सॉर्प्शन कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ हालात में बायोरेमिडिएशन के प्रोसेस को रोक भी सकती है। ये किस तरह से होता है? जब कंटेमिनेंट सोइल में और सेडिमेंट्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उनमें स्ट्रॉन्गली सॉर्ब यानी कि फुली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, ये लेस बायो अवेलेबल हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इन कंटेमिनेंट को असेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म असेस ही नहीं कर पाएगी कंटेमिनेंट्स के को, तो उनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करना भी मुश्किल हो जाएगा और फिर इससे क्या होगा कि जो बायोडिग्रेडेशन का रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा और बायोरेमिडिएशन का प्रोसेस इफ़ेक्ट होगा और फिर इससे कंटामिनेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे और परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स बनेंगे। परसिस्टेंट पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो डिग्रेडेशन से रेजिस्टेंट होते हैं। तो इस तरह से सॉर्प्शन का बायोरेमिडिएशन के प्रोसेस में नेगेटिव रोल भी होता है, क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेंट्स को डिग्रेड नहीं कर पाएंगे उनके सॉइल और सेडिमेंट में सॉर्ब्ड होने के बाद, तो उससे जो कंटामिनेंट्स है वो हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे। हमारा जो बायोडिग्रेडेशन का रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा और बायोरेमिडिएशन का प्रोसेस भी इफेक्ट होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सॉर्प्शन का बायोरेमिडिएशन में बहुत कॉम्प्लेक्स रोल होता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के कंटामिनेंट्स हैं, किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और कौन सा इन्वायरमेंटल कंडीशन इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब बायोरेमिडिएशन स्ट्रेटजी को डिज़ाइन किया जा रहा हो तो सॉर्प्शन पर भी तवज्जो की जाए, देखा जाए कि सॉर्प्शन इस प्रोसेस के लिए इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट है या नहीं। तो यहाँ तक था हमारा सॉर्प्शन का टॉपिक। आज के लेक्चर में हमने देखा है सॉर्प्शन क्या होता है, उसके हमने टाइप्स के बारे में पढ़ी हैं। फिर हमने देखा है कि सॉर्प्शन का बायोरेमिडिएशन में क्या रोल होता है, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल को हमने डिस्कस किया है। अब हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सॉर्प्शन के प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे होते हैं। इसमें जो सोर्बेट है वो सोर्बेंट के एक्सटर्नल सरफेस के साथ अटैच भी होते हैं, वहाँ पे रिटेन भी करते हैं और उनके अंदर एंटर भी हो जाते हैं, उनमें फुली एब्जॉर्ब होते हैं और यूनिफॉर्मली उनके बल के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर हमने सॉर्प्शन की दो टाइप्स देखी, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में हमने क्या देखा था कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एड्सॉर्बेंट जो मॉलिक्यूल है वो एड्सॉर्बेंट जो कि सरफेस है उनके एक्सटर्नल सरफेस के साथ जाके अटैच होता है, वहाँ पे रिटेन करता है। और एब्जॉर्प्शन में हमने क्या देखा था, एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्बेंट थे वो एब्जॉर्बेंट में एंटर हो जाते हैं, उनके बल के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और फुली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, ये सिर्फ सरफेस पे रहता है, वहाँ पे जाके अटैच होता है, उधर रिटेन करता है। और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है, ये बल्क में एंटर हो जाता है, बल्क के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फुली एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। जब एड्जॉर्बेट एब्जॉर्बेंट पे आके अटैच होता है तो वहाँ पे फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये ना एक्सोथर्मिक होता है ना एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। फिर अगर हम एड्जॉर्प्शन की एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं वाटर वेपर्स दैट आर एड्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। जब सिलिका जेल वाटर वेपर को एड्जॉर्ब करते हैं उनकी आउटर सरफेस के साथ, जब सिर्फ वाटर वेपर अटैच होते हैं तो वो इसकी एग्जांपल होती है। सिलिका जेल क्या होते हैं? सिलिका जेल एमॉर्फस फॉर्म होते हैं सिलिका डाइऑक्साइड की। फिर अगर हम एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है स्पॉन्ज इन वाटर। जब हम वाटर में स्पॉन्ज डालते हैं तो वो स्पॉन्ज वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर सारे का सारा स्पॉन्ज के बल्क में एंटर हो जाता है, उनके साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन की एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि बायोरेमिडिएशन में सॉर्प्शन का क्या रोल होता है, किस तरह से सॉर्प्शन बायोरेमिडिएशन में नेगेटिव और पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं।
तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक की काफ़ी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। इस लेक्चर को अपने क्लास वालों तक भी शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।